भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। लेखिका डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, पूर्व आचार्य चित्रकला विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विश्वविद्यालय स्तरीय ग्रंथ निर्माण योजना के अंतर्गत राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा प्रकाशित 37वां संस्करण 2022, प्रतियां 5500। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। प्रकाशक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, लाट नंबर 1, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर 302004। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। शाहजहां के बाद एक कट्टर मुसलमान औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी के हाथों में शासनाधिकार आया। इससे पूर्व वह अपने सभी 3 भाइयों दारा, सूजा, मुराद को मारकर स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने छांट कर इस्लाम की कट्टर विधियों को अपनाया। उसकी संकीर्ण वृत्ति और कट्टर मुगलपन ने कला के सभी स्रोतों को सुखा दिया। औरंगजेब के दरबारी चित्रकारों में यद्यपि हिंदुओं की अधिकता थी, तथापि अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार अब चित्रकला में कला उद्भावना की स्वाभाविक प्रेरणा न रहकर राग, रंग, विलासिता और खुशामदी प्रवृत्तियों का प्राबल्य हो गया था। कुछ चित्र औरंगजेब की आज्ञा से उनके परिवारजन के तैयार किए गए थे। औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के बावजूद उसके युग की शाही चित्रशालाएं कायम रहीं, किंतु वे आगे अग्रसर होने की बजाय इस दौरान अवंती की ओर उन्मुख थीं। इस प्रकार औरंगजेब द्वारा चित्रकला का ऐसा बहिष्कार हो जाने के फलस्वरूप समाज में भी चित्रकला का महत्व कम होता गया और चित्रकार स्वयं हतोत्साहित होकर धनिक वर्ग के अधीन चले गए या फिर काम की तलाश में इधर उधर बिखरते व भटकते रहे। कलाकारों के इस प्रकार विकेंद्रित हो जाने से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ा और इस नए अध्याय का श्रीगणेश होने से चित्रकला की प्रांतीय शाखाएं पनपीं, जिसमें राजस्थानी चित्रकला का अपना एक विशिष्ट स्थान है। किंतु दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के दरबारों में मुसब्बिरों का सम्मान पहले जैसा ही बना रहा। 17वीं शताब्दी के अंत जो चित्र प्राप्त होते हैं, उनका निर्माण औरंगजेब के आश्रय में न होकर उक्त दक्षिणात्य दरबारों में ही हुआ। औरंगजेबकालीन चित्र। यूं तो औरंगजेब कट्टर मुसलमान एवं चित्रकला विरोधी शासक था, किंतु फिर भी उसके युवराज काल से लेकर वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हैं। औरंगजेब की युवावस्था का एक व्यक्ति चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। एक अन्य चित्र में औरंगजेब को बीजापुर के घेरे के समय पर चित्रित किया गया है। इस चित्र में वृद्ध औरंगजेब को सोने के तख्त पर हरी गद्दी पर बैठाया गया है। मुख के चारों ओर सुनहरा प्रताप पुंज बनाया गया है। बीजापुर का घेरा सन 1686 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और काफी संघर्ष के बाद औरंगजेब को विजय प्राप्त हुई थी। यह चित्र रोज संग्रह बोस्टन में संग्रहीत है। इसी प्रकार गोलकुंडा पर विजय औरंगजेब का वृद्धावस्था का चित्र है। चित्र 37 औरंगजेब गोलकुंडा पर विजय। उपर्युक्त चित्रों में मुगल विशेषताएं नगण्य हैं। ब्यौरे की लिखाई में कठोरता तथा अपरिपक्वता है। स्याही का ज्यादा प्रयोग है, रेखांकन दुर्बल है। चित्रों में सजीवता के स्थान पर स्तब्धता अधिक है और कारीगरी ही शेष दिखाई देती है। मुगल शैली का महत्व। भारतीय चित्रकला के इतिहास की ओर यदि दृष्टिपात किया जाए तो हमें ज्ञात होगा कि मुगल शैली का अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कारण नए संविधानों, नई साज सज्जाओं, नए भावों एवं नए विषयों का समावेश होना है। इससे भारतीय चित्रकला का सर्वांगीण विकास हुआ। यही नहीं, देश के सामाजिक,
सांस्कृतिक और धार्मिक अभ्युन्नति की दिशा में भी संतोषजनक कार्य हुआ। कला प्रेमी मुगल बादशाहों ने भारत की पुरातन कलाथाती की सुरक्षा की। भारतीय साहित्य की लोकप्रिय कृतियों का अनुवाद हुआ और उनके दृष्टांत चित्र बनवाए गए। मुगलों की यह स्थायी देन भारतीय कला के इतिहास के लिए चिरस्मरणीय है। मुगल शैली की ठोस एवं सुंदर पृष्ठभूमि राजपूत शैली के संविधानों को लेकर पहाड़ी शैली और उसकी विभिन्न उपशाखाओं के जन्म के कारण भारतीय चित्रकला को एक नई दिशा मिली। पहाड़ी शैली को जीवन तत्व राजपूत शैली से मिले, किंतु उसको सर्वाधिक लोकप्रियता मुगल शैली से ही प्राप्त हुई। पहाड़ी शैली के निर्माण और उत्थान का श्रेय मुगल दरबार के निराश्रित कलाकारों को ही दिया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी मुगल शैली के परिवेश में मुगल सल्तनत का संपूर्ण इतिहास समाहित है। मुगलकालीन भारत की तथ्यात्मक एवं प्रामाणिक जानकारी के लिए मुगल शैली ही एकमात्र साधन है। यह भी संभव जान पड़ता है कि अपने शासन की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता के लिए मुगल शहंशाहों ने कला को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकार किया। तत्कालीन इतिहास की ओर दृष्टिपात करें तो पता चलता है कि शहंशाहों द्वारा कला का जितना सम्मान एवं संरक्षण होता गया, शासन को उतनी ही अधिक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती गई। शहंशाह बाबर से लेकर औरंगजेब के समय तक भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक उत्थान पतन का वास्तविक स्वरूप तत्कालीन चित्रों में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इसके विपरीत कला के प्रति जितनी उदासीनता एवं उपेक्षा बरती गई, शासन के लिए प्रजा प्रेम में उतनी ही शिथिलता होती गई। यही कारण है कि हुमायूं, अकबर, बाबर, जहांगीर जैसे दूरदर्शी बादशाहों ने कला का हृदय से सम्मान किया और देश के को राजकीय संरक्षण देकर कला के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। उपरोक्त यही सब कारण थे कि मुगल शैली अपने चरमोत्कर्ष को पहुंची और भारतीय चित्रकला के इतिहास में उसके द्वारा युग युगांतर तक की प्रतिष्ठा हुई। भारतवर्ष के इतिहास में मुगलकालीन शासन और समाज की सौंदर्य प्रियता का ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। मुगल शैली के चित्रों की विशेषताएं। मुगल चित्रकला का भारत में ही नहीं वरन एशिया की कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य भव्यता, ऐश्वर्य और वैभव के साथ उदित हुआ, उसी प्रकार मुगल चित्रों की भव्य विशेषताओं ने भारतीय कला शैली में अपना पृथक महत्व बनाया। यूं तो फारस की चित्रकला में लघु चित्रण और पोथी चित्रण का बाहुल्य था, किंतु चित्रकला में धर्म निषिद्ध होने के कारण वह कभी धर्म के क्षेत्र में पदार्पण न कर सकी। 16वीं शताब्दी में फारस की चित्रकला मुगल सम्राटों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को ग्रहण कर गई और उसमें अनेक नवीन विशेषताओं का प्रस्फुटन हुआ। एक रंग। मुगल चित्र शैली के रंगों में एक विशेष प्रकार की दीप्ति थी। कलाकार ने मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंगों को अपनी देख रेख में बनवाया। ये रंग 3 प्रकार के हैं। वानस्पतिक रंग। इसमें काला काजल सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर जलाकर काजल बनाया जाता था। महावर लाख से तैयार किया गया रंग। नीला नील पौधे के रस से तैयार। पीला नकली प्यौड़ी तथा ढाक आदि फूलों का रस। रासायनिक रंग। इसमें सफेद सफेदी कासगार जस्ते को फूंक कर बनाया गया रंग। लाल सिंदूर पारे की भस्म हिंगुल संग्रफ रंग। पीला प्यौड़ी। खनिज रंग। इसमें लाल हिरौंजी तथा गेरू। नीला लेपिस लाजुली। पीला चमकदार हरताल। पीला गंदा रामरच। हल्का पीला मटमैला एवं मुल्तानी मिट्टी। सफेद खड़िया। हरा जंगाल सकसब्ज टैरावट। सोना चांदी। सोने व चांदी की हिलकारी बनाकर भी सोने एवं चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों द्वारा हल्की गहरी तानें भी बनाई गई हैं। इस प्रकार मुगल चित्र शैली के रंग और अधिक आकर्षक एवं ओजपूर्ण बन गए हैं। 2 छाया या पर्दाज। मुगल चित्रों में सादृश्य यथार्थता अथवा उभार या गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश के सिद्धांत का पालन हुआ। यह छाया प्रायः आकृतियों में बगलों, चेहरों में कान, जबड़े एवं आँख के पास लगाई गई है।
इस छाया को महीन तूलिका से काली स्याही या काले मिश्रित उपयुक्त रंग से पास पास महीन तथा छोटी रेखाओं को खींचकर खत परदाज या पास पास बिंदु लगाकर दाना परदाज के द्वारा बनाया जाता था। वस्त्रों की स्वाभाविक शिरकन व फहरान मुगल चित्रों को यथार्थ स्वरूप प्रदान करती है। 3 हाशिए। मुगल चित्रों के हाशिए भी कुशल कलाकारों द्वारा बनाए जाते थे, जो केवल हाशिए बनाने में ही सिद्धहस्त थे। चित्र के साथ साथ चित्र को चारों ओर से खत में बांधने की प्रथा थी। इन खतों को सुंदर अलंकृत डिजाइनों से सजाया जाता था। इन हाशियों में बेल बूटों के अतिरिक्त मानवाकृतियों पर आधारित या आखेट संबंधी डिजाइन होते थे। प्रायः हाशियों पर सोने या चांदी की तबक को छिटक दिया गया था या फिर इन्हें सपाट 2-3 रंगों में छोटे बड़े खतों में विभाजित किया गया था। 4 परिप्रेक्ष्य तथा स्थितिजन्य लघुता। मुगल शैली के चित्रों को देखने से यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि चित्रकार को दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का पूर्ण ज्ञान था। कहीं कहीं आलेखन का प्रवाह न टूट जाए या आलेखन का प्रभाव समाप्त न हो जाए, इस कारण अलंकरण और आलेखन को परिप्रेक्ष्य की तुलना में ज्यादा महत्व दिया गया है। अकबरकालीन चित्रों में कलाकारों ने आकाशीय परिप्रेक्ष्य का पालन किया है और चित्रों में ऊंचे क्षितिज दिखाए हैं। भवनों की छतें दृष्टि तल से बहुत नीचे अंकित कर दी गई हैं, परंतु कालांतर में क्षितिज भी नीचा हुआ और भवनों, जुलूस, परेड इत्यादि के दृश्यों में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ स्थितिजन्य लघुता का सुंदरता से समावेश किया गया है। 5 भवन। मुगल चित्रों में भवन को विशेषता से चित्रित किया है। सफेद संगमरमर या लाल रंग से स्थापत्य बनाए गए हैं, जो आगरा, दिल्ली के लाल सफेद भवनों का हो प्रारूप है। यह समसामयिक मुगल भवन शैली में चित्रित हैं। गुंबद, बारहदरी, महराब, चबूतरे, छज्जे तथा जालियों को सुंदरता एवं यथार्थता से चित्रित किया गया है। मुगल दरबार मंडपों के महराब घुमावदार वक्रों से बनाए गए हैं तथा स्तंभों पर सुंदर सजावट है। दुर्गों के चित्रण के साथ उनके विशाल द्वार, परकोटे, कंगूरे और बुर्जियां मुगल दुर्ग की विशेषता थी, जो हूबहू चित्रित हैं। भवनों के अलंकरण में फुल्ला, पेचक, गुलदस्ता, जंगला, डंडा मुर्गी, किश्ती, फुलझड़ी आदि अंकित हुए हैं। 6 आलेखन। मुगल चित्रों में केवल हाशियों पर ही आलेखन का कार्य सीमित नहीं था, बल्कि फर्श, कालीन, पर्दों, छतों, स्तंभों व वस्त्रों आदि में आवश्यकतानुसार जटिल या पेचीदे आलेखनों का प्रयोग किया गया है। इन आलेखनों में फूल, पत्तियां, पशु, पक्षी और कहीं कहीं मानवाकृतियों का भी समावेश है। सुनहरे रंग से कपड़ों पर आलेखन भी बनाए गए हैं। 7 वस्त्र तथा आभूषण। मुगल चित्रों में पुरुषों को प्रायः जामा, चुस्त पायजामा, कमर में पटका, पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। पैरों में नोकदार जूतियां हैं। योद्धाओं, बादशाहों एवं सामान्य व्यक्तियों आदि के जूते एवं पोशाक भी अलग अलग दर्शित हैं। पगड़ियों में कीमती मोतियों की कलगियां चित्रित हैं। युवा राजकुमारों को कानों में कुंडल व गले में कई लड़ों की मोतियों की मालाएं पहने चित्रित किया गया है। स्त्रियों के पहनावे में सामान्यतः कुर्ता या आस्तीनदार चोली, झीना आंचल, पायजामा या लहंगा है। आभूषणों में मोतियों की मालाएं, बाजूबंद, दस्तबंद, कड़े, बेंदी, झुमके, झुमर तथा पेटियां पहने चित्रित हैं। अधिकांश आकृतियों को चिकन, मलमल आदि के बारीक बने वस्त्र पहने चित्रित किया गया है। वस्त्रों में बूटियां सोने के रंग से बनाई गई हैं। इस प्रकार मुगल काल में स्त्रियों का चित्रण कम हुआ है और जो हुआ है वह भारतीय परंपरा के अनुसार ही। 8 एक चश्म चेहरे। मुगल शैली में सर्वाधिक एक चश्म चेहरे एवं एक चश्म मुद्रा का अंकन हुआ है, किंतु 1.25 चश्म चेहरों का भी निर्माण हुआ है। आरंभ में अकबर की शबीह 1.25 चश्म की बनी है। इसके पश्चात मुगल सम्राटों की प्रधानतः एक चश्म शबीह ही बनी है।
खड़ी हुई मुद्रा में बादशाहों को हाथ में तलवार, फूल अथवा पक्षी लिए दर्शाया गया है। पीछे की तरफ सुनहरा आभा मंडल चित्रित है। स्वभाव चित्रण: क्षुद्र, क्रूर, महान, दयालु, उदार, अनुदार, सत्यनिष्ठ, असत्यनिष्ठ, दृढ़ अथवा दुर्बल। आकृति सादृश्य एवं तकनीकी कुशलता की दृष्टि से व्यक्तिचित्र उत्तम कोटि के हैं। संतों के शबीह भी मुगल बादशाहों ने काफी संख्या में चित्रित करवाए। साधु, धार्मिक पुरुषों, तुलसीदास, मीरा, सूरदास, वल्लभाचार्य, कबीर, शेख सलीम, शेख फूल आदि के व्यक्ति चित्र भी मुगल शासकों ने बनवाए। 9 कोमल एवं बारीक रेखांकन: मुगल शैली में महीन एवं नुकीली तूलिका से पतली पतली रेखाएं खींची गई हैं। रेखाओं में गोलाई, बल, गति और सजीवता के कारण मुगल चित्रों में निखार दिखाई देता है। 10 पशु पक्षी चित्रण: मुगल चित्रों में पशु पक्षियों का अंकन अत्यधिक सजीवता से किया गया है। मुगल बादशाहों को पशु पक्षियों की लड़ाइयां देखने या बाज पक्षी पालने का शौक था। बाज को बादशाह अपनी कलाई पर पट्टा बांध कर बिठाते थे। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने में काफी दिलचस्पी थी। हाथियों की लड़ाई के चित्र भी प्राप्त हैं, जिनमें हाथियों को लड़ाई की क्रीड़ाओं में मग्न दर्शाया है। इसी प्रकार गैंडा, घोड़े, मेढ़ा, शेर, ऊंट, मृग, बकरे, जेब्रा, जिराफ इत्यादि अनोखे पशुओं का चित्रण भी चित्रों में मिलता है। जहांगीर को पक्षियों का अत्यधिक शौक था। उनके राज्यकाल में पशुओं के साथ साथ पक्षियों का चित्रण भी अत्यधिक हुआ। मोर, मोरनी, सुनहरा कबूतर, शिकरा, काकतुआ, एक प्रकार का बड़े आकार का तोता, पीलू, तुर्की, तीतर, बुलबुल, कोयल, सारस, बत्तख, मुर्ग, बटेर आदि हैं। इस प्रकार पशु पक्षियों की रचना में बारीकियों का इतना सफल एवं स्पष्ट प्रदर्शन है कि चित्र में निरूपित पशु पक्षी की जाति उपजाति की पहचान में समस्या नहीं आती। 11 पुष्प चित्रण: पुष्पों का भी मुगल चित्रों में यथार्थ अंकन मिलता है, जो बादशाहों की सुखानुभूति के लिए चित्रित किया गया। अनार, चेरी, ओस्ट, वाटर बेरीज, नरगिस इत्यादि चित्रित हैं। इन पुष्पों पर मंडराते भौरे, तितलियां तथा अन्य कीड़ों को अंकित किया गया है। 12 प्रकृति चित्रण: मुगल चित्रकारों ने प्रकृति का चित्रण बड़े मनोहारी ढंग से किया है। दूर दराज पर दर्शित पर्वत श्रृंखलाएं, ऊंची नीची पथरीली भूमि या घाटियां, जिन पर कहीं सूखी झाड़ियां तो कहीं कहीं बादल या पेड़। वृक्षों को खंड में विभाजित करके उनमें पत्तियों के गुच्छे बनाए गए हैं। ऊंचा ताड़ का वृक्ष या बैंगनी फूल से झुका हुआ कदली वृक्ष, आम, वट, पीपल के वृक्ष भी प्रमुखता से चित्रित हैं। प्रायः पृष्ठभूमि सपाट हल्की पीली या हरी है। वर्षा की बूंदें हल्के फाख्तई रंग से सीधी पंक्तियों में चित्रित की गई। जल की लहरें चांदी के रंग से भी चित्रित की गईं। 13 चित्रों का विधान तथा उनकी साज सज्जा: मुगल चित्र सूती कपड़े, रेशमी कपड़े या कागज पर बनाए गए। ये कागज देशी व हस्तनिर्मित होते थे। देशी, रेशमी व दौलताबादी कागजों का भी प्रचलन था। तुलिका का निर्माण गिलहरी, बकरी या ऊंट के बालों से होता था। कागजों को तैयार करने के लिए 3-4 कागजों को सटाकर लेही से चिपका कर एक मोटा कागज तैयार करते थे। इस पर गेरू रंग या कत्थई रंग से बुत बांधकर चित्र की सीमा रेखा को बनाते थे। पहली रेखा, जिसे टिपाई कहते हैं, पर 2-3 बार पारदर्शी सफेद रंग लगा दिया जाता था। इसके ऊपर पुनः रेखांकन करते थे, जिसे सच्ची टिपाई कहते हैं। रेखांकन के पश्चात मनचाहे रंगों को सपाट भर दिया जाता था। समतल रंग लाने के लिए 2 से 3 बार रंग को लगाया जाता था, जिसे रंग मेजी कहते हैं। इसके बाद चित्र को चिकनी सतह पर उल्टा रखकर घोटा जाता है, जिससे चित्र में ओप चमक आ जाती है। जहां जहां कोई कमी होती है वहां पुनः रंग लगा दिए जाते हैं। इसे गदकारी कहते हैं। अंत में बाहरी रेखांकन करते हैं, जिसे चित्र की खुलाई कहते हैं।
इस समय चित्र की आकृति में छाया आदि लगानी होती है, वह भी लगाते हैं, जैसे अधरों की लाली, आंख की पलक, कानों की गहराई। स्त्री चित्रों में मेहंदी, महावर एवं आभूषण बनाए जाते हैं। इसके पश्चात चित्र खत साज या नक्काश के पास जाता है, जो चित्र के चारों ओर सुंदर बेल बूटे, खतों या लेखों आदि से उस पर सज्जा करता है। जिल्द साज उसे यथास्थान मुरक्कों में लगा देता है। 14 चित्रों के विषय। मुगल कलाकार का प्रमुख ध्येय बादशाहों को खुश करना था, अतः वह उनका दिल बहलाव व इच्छापूर्ति हेतु चित्रण करता था। उसने समय समय पर विभिन्न विषयों को लेकर चित्रण किया। बादशाहों, संतों, साधुओं, सरदारों, मंत्रियों, अमीरों, विद्वानों, विदूषकों, मलिकाओं, बेगमों, बादशाह के निकट सामंतों, संबंधियों एवं उनके वृद्धावस्था व यौवन काल इत्यादि के शबीह बनाए गए। दरबारी दृश्यों में दरबारी अदब, कायदे, मुजरे तथा मुगल अनुशासन का पूर्ण आभास होता है। भारतीय काव्य तथा कथाओं से संबंधित चित्र, जिनमें नल दमयंती, महाभारत प्रमुख हैं। युवराजों के जन्म, ताजपोशी, राज्याभिषेक, आखेट दृश्यों, युद्ध, बादशाहों का वैभव व आमोद प्रमोद आदि विषय भी चित्रकारों ने बखूबी चित्रित किए, किंतु रागमाला, नायक, नायिका एवं जनजीवन से संबंधित विषयों का मुगल चित्रकला में स्थान नगण्य सा रहा। 15 हस्त मुद्राएं तथा अंग भंगिमाएं। मुगल चित्रों में यथार्थता के अधिकांश हस्त मुद्राएं एवं अंग भंगिमाएं स्वाभाविक और यथार्थ हैं। इनमें सजीवता और भावाभिव्यक्ति की क्षमता है। मुगल शैली में अनेक प्रकार की अंग भंगिमाओं में मानवाकृतियों को चित्रित किया है। आकृति को खड़े, बैठे, झुके, सलाम या मुजरा दर्शाया है, जिसमें हाथ की अंगुलियों तथा पैरों आदि की बनावट सजीव एवं सुंदर है। इस प्रकार मुगल कला बादशाहों के समय में ही उदित हुई और इन्हीं के समय में ही कवलित हो गई। वह जन सामान्य की आकांक्षा के अनुरूप प्रकट नहीं हो पाई। फिर भी मुगल शहंशाहों की नज़ाकत व नफासत, अदब, कायदे एवं रुचि में मुगलिया चित्र आलोक, कलात्मक सौंदर्य, रूप सौंदर्य, रंगाभारण, सूक्ष्म तथा सौम्य चित्रण को ऐसा पनपाया कि सैकड़ों संसार प्रसिद्ध चित्र मुगल मुसब्बिरों ने निःसृत कर डाले। मुगल और राजपूत चित्र शैलियों की तुलना। मुगल शैली का मूल आधार भारतीय नहीं है, वह ईरानी है। ईरानी और भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण से जिस नई शैली का जन्म हुआ, उसी को मुगल कलम कहते हैं। राजपूत शैली विशुद्ध भारतीय है। उसके संविधान, प्रतिमान सभी में भारतीयता व्याप्त है। मुगल शैली दरबारी कला है। उसके चित्र राजसी तथा सामंती परंपराओं से प्रभावित हैं और यथार्थवादी हैं। राज दरबार, राज परिवार, युद्ध के दृश्य एवं व्यक्ति चित्रों का निर्माण उनकी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार हुआ है, जबकि राजपूत शैली जनता के दरबार की कला रही है, अर्थात वे जनवादी विचार से सपक्ष है। सामाजिक जीवन संबंधी विषयों की झांकी चित्रों में चित्रित है। चित्रों में कल्पना और रुमानीपन है, जैसे नायक, नायिका, रागमाला एवं राधा कृष्ण पर आधारित चित्र। मुगल चित्रों में पुरुषों के शबीह चित्र ही ज्यादा बने, नारी चित्रण का प्रायः अभाव ही रहा। जबकि राजपूत शैली में नारी चित्रण अधिक हुआ। उसका श्रृंगारमय रूप, आमोद प्रमोद रूप, ममता में ममता इत्यादि अनेक रूपों में नारी को चित्रित किया गया है। मुगल शैली में मानवाकृतियों का कद सामान्य रहा है, जबकि राजपूत शैली में विभिन्न शैलियाँ ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती में मानवाकृतियों का कद अलग अलग रहा है। मुगल शैली के चित्रों में छाया प्रकाश व पर्दाज का अत्यधिक प्रयोग मिलता है, जबकि राजपूत शैली में इन दोनों पर्दाज एवं छाया प्रकाश का कहीं कहीं ही प्रयोग हुआ है। मुगल शैली के चित्रों में रेखाओं में सफाई व महीनपन है, जबकि राजपूत शैली के चित्रों की रेखाओं में सफाई व महीनपन के साथ साथ गत्यात्मकता भी है। मुगल शैली के चित्रों में प्रकृति चित्रण स्वाभाविक रूप से चित्रित है। पशु, पक्षियों व पुष्पों को अलग अलग रूपों में चित्रित किया गया है।
जबकि राजपूत शैली में प्रकृति को मानव की चिरसंगिनी के रूप में चित्रित किया है। मुगल शैली जहां छोटे मोटे चित्रों के अंकन से आरंभ हुई, वहीं राजपूत शैली का आरंभ भित्तिचित्रों के निर्माण से हुआ। मुगल शैली में बड़े आकार के चित्रों का अभाव है, जबकि राजपूत शैली में चित्र बड़े आकार के कागजों व कपड़ों पर भी मिलते हैं। मुगल शैली के चित्रों में अंतराल व्यवस्था में यूरोपीय प्रभाव के कारण तत्वों का नंदतिक प्रयोग अधिक नहीं हो पाया है, जबकि राजपूत शैली में कलाकार रूप अंतराल व्यवस्था में बड़ा सचेष्ट रहा है। वह कहानी के विभिन्न दृश्यों को इस नंदतिक व्यवस्था के बल बूते पर चित्रित कर पाया। मुगल शैली के चित्र दीवार पर अंकित नहीं मिलते, जबकि राजपूत शैली के चित्र दीवारों पर चित्रित मिलते हैं। मुगल शैली में सुलिपि आलेख्य स्थान के बीच बीच में आ गई है, जबकि राजपूत चित्रों में आलेख्य स्थान सुलिपि वाले पैनल को बचाकर बनाया गया है। मुगल शैली की सीमाएं बड़े बड़े नगरों, विशेषतः आगरा, दिल्ली, लखनऊ और लाहौर तक बनी रहीं, जबकि राजपूत शैली की निर्माण भूमि उत्तर भारत में राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत थी। मुगल शैली में कलाकारों के नाम फारसी भाषा में चित्रों पर अंकित मिलते हैं, जबकि राजपूत शैली के कलाकारों के नाम देवनागरी लिपि में लिखे मिलते हैं। दक्षिण चित्र शैली। दक्षिणी उद्भव और विकास। दक्षिण में विजयनगर के राजाओं के समकालीन बहमनी सुल्तानों का शासन था। इनका यह क्षेत्र उत्तर व दक्षिण में नर्मदा व तुंगभद्रा नदियों से घिरा था। इन सुल्तानों का साम्राज्य 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य सुदृढ़ रूप से स्थापित हो गया था। यूं तो सन 1317 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव पड़ी थी और सन 1425 ईस्वी बीदर को बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। सर्वप्रथम सुल्तान अहमद शाह बहमनी ने कला के प्रति रुझान दिखाया। उन्होंने सन 1432 ईस्वी में बीदर दुर्ग का निर्माण करा। उसके रंग महल के कक्षों में बेल बूटों की सजावट करवाई। किसी समय में इस महल के तीनों कक्षों में सुंदर पुष्पलताओं के चित्र थे, जो समय की मार से नष्ट हो गए हैं। अहमद शाह वली का मकबरा भी ईरानी ढंग की फूल पत्तियों की नक्काशी से सुसज्जित था। इस प्रकार बहमनी सुल्तान कला के पारखी ही न थे, अपितु ईरानी परंपराओं से बखूबी परिचित थे, किंतु फिर भी वे दक्षिण में कला का यथोचित विकास नहीं कर पाए। सन 1490 ईस्वी से 1512 ईस्वी के मध्य बहमनी साम्राज्य का विघटन एवं पतन हो गया। इसके पश्चात दक्षिण में 5 सल्तनतों या राजवंशों की स्थापना हुई। 1. बीदर का बीदर शाही वंश। 2. बिरार का इमाद शाही वंश। 3. बीजापुर का आदिल शाही वंश। 4. गोलकुंडा का कुतुब शाही वंश। 5. अहमदनगर का निजाम शाही वंश। सन 1565 ईस्वी में इन 5 राज्यों ने संधि करके एकजुट होकर विजयनगर के बलिष्ठ हिंदू राज्य को तालीकोटा युद्ध में हराकर विजयनगर राजधानी को लूटा, विध्वंस किया और जलाया। इस राजधानी के विध्वंसावशेष तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर आज भी देखे जा सकते हैं। इन राज्यों ने प्रारंभ में बहमनी राज्य की परंपरा को बनाए रखा, परंतु कालांतर में केवल 3 राज्यों की कला परंपराएं ही आगे विकसित हो पाईं। इन 5 राज्यों में केवल 3 बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर ही महत्व रखते हैं, क्योंकि बिरार व बीदर को क्रमशः अहमदनगर व बीजापुर ने अपनी राजनैतिक सीमाओं में मिला लिया था, और चित्रकला की परंपरा को बनाए रखने की दृष्टि से भी तीनों राज्य महत्व रखते हैं। इनका अकबर से लेकर औरंगजेब तक लगभग 100 वर्षों तक मुगलों से कड़ा संघर्ष हुआ। सन 1823 ईस्वी के बाद दक्षिण की ये चित्रशालाएं हैदराबाद, पूना, कुडप्पा, कुरनूल, शेरपुरा, गुलबर्गा आदि नगरों में विकसित हुई। यहाँ चित्रकारों को राज्याश्रय ही नहीं मिला, अपितु उन्हें समय समय पर प्रोत्साहन हेतु सम्मानित भी किया जाता रहा। इस प्रकार दक्षिण के इन सल्तनतों का भारतीय चित्र परंपरा में बड़ा योगदान है।
सन 1650 ईस्वी से लेकर सन 1750 ईस्वी तक कलाओं की अच्छी प्रगति हुई। कला इतिहासकार हरमन गोएट के अनुसार दक्षिण चित्रकला का विकास मुगल चित्रकला से भिन्न रूप में हुआ है, क्योंकि दक्षिणी ईरानी, अरेबियन एवं ऑटोमन चित्र तत्वों का प्रभाव दक्षिण कलम से अधिक समा गया, जबकि उत्तरी ईरानी व तुरानियन प्रभाव उत्तर भारत की मुगल चित्रकला में समा गई। एक ताकतवर हाथी जलधारा के पास सन 1600 ईस्वी उत्कृष्ट उदाहरण है। चित्र 38 दक्षिण एक ताकतवर हाथी जलधारा के पास सन 1563 ईस्वी में मांडू पर मुगलों के अधिकार के कारण मांडू के कलाकार दक्षिण के केंद्रों पर आ गए और इस प्रकार यहाँ की कला में और अधिक प्रगति हुई व सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ। बीजापुर का आदिलशाही वंश कला का बड़ा प्रेमी था। इस आदिलशाही सल्तनत का प्रतिष्ठापक सुल्तान यूसुफ आदिल शाह 1490 से 1510 ईस्वी बड़ा कला प्रेमी बादशाह था। अकबर की भांति वह भी उदारनीति का शासक था। उसने ईरान तथा तुर्की से प्रख्यात साहित्यकारों और कलाकारों को आमंत्रित कर दक्षिण में चित्रकला तथा साहित्य के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया। उनके उत्तराधिकारी और पुत्र इस्माइल अली आदिल शाह 1510 से 1534 ईस्वी भी स्वयं चित्रकार थे। अली आदिल शाह प्रथम 1558 से 1580 ईस्वी भी कला का महान संरक्षक था और चित्रकारी में दखल करता था। उसकी बेगम पत्नी इतिहास प्रसिद्ध चांद सुल्ताना कला पारखी, विदुषी एवं चित्रकर्त्री थी। नुजूम उल उलूम नामक चित्रित ग्रंथ, जो खगोल विद्या पर आधारित था, आदिल शाह के राज्यकाल 1570 ईस्वी में लिखा एवं चित्रित किया गया। इस चित्रित ग्रंथावली में एक ओर तो दक्षिण शैली की भव्यता है, तो दूसरी ओर प्राचीन फारसी भारतीय शैली की परंपराएं दिखाई पड़ती हैं। इस पुस्तक में 140 नक्शे तथा तालिकाएं और 876 चित्र हैं, जिनमें मानवाकृतियां, पशु पक्षी आदि के चित्र हैं। इनका प्रमुख विषय ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, हस्त शास्त्र तथा शास्त्रक विद्या है। इस चित्रावली पर तुर्की, ईरानी, भारतीय, अपभ्रंश और फारसी शैलियों का सम्मिश्रण है। अली आदिल शाह प्रथम के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 ईस्वी के राज्य के दौरान बीजापुर कलम की अत्यधिक उन्नति हुई। वे संत विचारधारा के अबलावली लेखक व चित्रकार थे। आपके राज्यकाल के दौरान व्यक्ति चित्र, शबीह, भित्तिचित्र और प्रादेशिक लोक शैली की कृतियां बनाई गईं, जो ईरानी प्रभाव लिए थीं, क्योंकि इनके चित्रकार दल का प्रधान ईरानी था। इस काल के बने दो चित्र सघन वन में खड़ी स्त्री और हाथियों की लड़ाई भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना में हैं। यही नहीं, ब्रिटिश संग्रहालय, लंदन और प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, मुंबई में संग्रहीत शबीह बड़ी उत्कृष्ट हैं। रागमाला के अनेक चित्रों का चित्रण बादशाह का संगीत में रुझान दर्शाता है। चित्र 39 इस समय बीजापुर जिले के कुमातगी में बना हुआ धारागृह भित्तिचित्रों से चित्रित था, जो आदिल शाह का भित्ति चित्रों में रुझान दर्शाता है। बचे हुए कुछ में चौगान वाला चित्र दर्शनीय है। भित्तिचित्रों इसी प्रकार उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद आदिल शाह 1627 से 1657 ईस्वी ने भी अपने पिता द्वारा पोषित तथा पल्लवित कलाभिरुचि को उसी शान शौकत से आगे बढ़ाया। इस समय के जो चित्र प्राप्त हैं, उन पर मुगल शैली का प्रभाव ज्यादा प्रदर्शित है, क्योंकि इस दौरान बीजापुर के मुगल चित्रों का आदान प्रदान बढ़ा है। तुजुक-ए-जहांगीरी में उल्लेख है कि जहांगीर ने एक शबीह इब्राहिम आदिल शाह के पास भेजी थी। मोहम्मद आदिल शाह ने आसार महल की सज्जा हेतु इटालियन कलाकार बुलाए थे, जिससे उस समय के चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव भी पड़ने लगा था। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित अनेक चित्र प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, मुंबई में प्राप्त है,
जिनमें शाहजहाँकालीन रियाजकारी, दक्षिण में पाए छपे पर्दों की तरह अग्रभूमि में फूलों की सजावट व बीजापुर जैसे चमकदार चेहरे और सादी हरी पृष्ठभूमि है। इसके उत्तराधिकारी अली आदिल शाह द्वितीय 1657 से 1672 ईस्वी और उसके उत्तराधिकारी सिकंदर अली शाह 1627 से 1687 ईस्वी ने भी बीजापुर कलम की उन्नति में सहयोग किया। इन शासकों के राज्यकाल में मुगल, राजपूत और पश्चिमी शैलियों का भी बीजापुर कलम में प्रवेश हो चुका था। इस समय की चित्रित रागमाला चित्रावली इसका स्पष्ट उदाहरण है। ये रागमाला बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। हैदराबाद संग्रहालय में कुछ स्फुट चित्र संग्रहीत हैं, जिनमें पश्चिम और दक्षिण की विभिन्न शैलियों का अपूर्व सम्मिश्रण देखने को मिलता है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, मुंबई में कपड़े पर चित्रित बीजापुर के शासकों का विशाल पटचित्र इसका उत्तम उदाहरण है। इनके अतिरिक्त बोडेलियन लाइब्रेरी, ऑक्सफोर्ड, भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना, ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन, चेस्टरबेट्टी संग्रह, लंदन और विभिन्न व्यक्तिगत संग्रहों में बीजापुर कलम के चित्र सुरक्षित हैं। चित्रकला के साथ साथ आदिलशाही शासकों ने स्थापत्य में भी रुचि दिखाई, जिसका भव्य उदाहरण यमुना तट पर अवस्थित बीजापुर का विशाल दुर्ग है। इसके साथ साथ जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, संत मंजला महल, मेहता महल एवं गोल गुंबद हैं। इन विशाल भवनों में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का अपूर्व समन्वय दिखाई देता है। सन 1687 ईस्वी में शिवाजी व औरंगजेब से युद्ध में व्यस्त रहने के कारण चित्रकला पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया और अंततोगत्वा औरंगजेब ने बीजापुर को परास्त कर आदिल शाही राज्य का अंत कर दिया। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम 1553 से 65 ईस्वी ने विजयनगर साम्राज्य को क्षीण करने में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1565 ईस्वी में निजाम शाह की मृत्यु हो जाने पर उसका अल्पवयस्क पुत्र मुर्तजा गद्दी पर बैठा, पर निजाम शाह की गोलकुंडा वाली बेगम राज काज देखती रही। यही मुर्तजा की मां थी, जिसे मुर्तजा ने सन 1569 ईस्वी में कैद कर लिया था। मुर्तजा ने अपने राज्यकाल में 1565 से 69 ईस्वी अपने पिता की प्रशंसा में तारीफ-ए-हुसैन शाही काव्य ग्रंथ को चित्रित करवाया। इस ग्रंथ में मालवा में चित्रित नियामतनामा का प्रभाव है, जो ईरानी है। यह ग्रंथ भारत इतिहास संशोधक मंडल, पूना के संग्रह में है। इस ग्रंथ में 12 चित्र हैं, जो अधिकांश युद्ध दृश्यों से संबंधित हैं। इसमें एक चित्र गोलकुंडा वाली बेगम के विवाह से संबंधित है। इस ग्रंथ के चित्रों में सुनहरा गोलाकार आकाश, ऊंचा क्षितिज, वृक्षों से निकलती पुष्पित टहनियां, मर्मस्पर्शी रेखाएं व चमकदार रंग हैं। स्त्रियों को उत्तर भारत की वेशभूषा पहने चित्रित किया गया है। अहमदनगर में सन 1591 से 95 ईस्वी निर के बीच रागमाला से संबंधित चित्र भी बने हैं। ये चित्र मुर्तजा के छोटे भाई बुरहान द्वितीय के इशारे पर बने, क्योंकि इस दौरान 1591 ईस्वी वह अकबर की सहायता से अहमदनगर का शासक बन गया था। चित्र 40, परंतु सन 1601 ईस्वी में अहमदनगर अकबर के अधिकार में आ गया। पेशवा मलिक आमेर की सहायता से इस प्रदेश के कुछ भाग पर बुरहान द्वितीय व मुर्तजा द्वितीय का अधिकार रहा। उसने दौलताबाद में एक नवीन किले का निर्माण कराया और खिरकी को नई राजधानी बनाया। सन 1633 ईस्वी तक संपूर्ण अहमदनगर राज्य पर मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया। चित्र 40, अहमदनगर वसंत राग। अहमदनगर की कला शैली ने बीजापुर व गोलकुंडा की चित्र शैलियों को विशेष रूप से प्रभावित किया। गोलकुंडा सन 1530 ईस्वी से 1580 ईस्वी के मध्य इब्राहिम कुतुब शाह गोलकुंडा का संस्थापक राजा था। इसी के द्वारा गोलकुंडा में सर्वप्रथम शासन स्थापित किया गया।
विजयनगर पतन के बाद सबसे ज्यादा लाभ गोलकुंडा को ही मिला, क्योंकि विजयनगर से अनेक कलाकार एवं दस्तकार यहां आकर बस गए थे, जिन्हें कुतुब शाह ने संरक्षण प्रदान किया। कुतुब शाह का पुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1611 ईस्वी भी कला एवं संस्कृति का उन्नायक शासक सिद्ध हुआ। उसने भी अपने दरबार में अनेक शिल्पी, जुलाहों और स्वर्णकारों को गोलकुंडा आमंत्रित किया। गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह मसुलीपट्टम था और यहीं से देश विदेश के लिए व्यापार होता था। व्यापार में जो आय होती थी, उस धन को बादशाह चित्रकला की उन्नति के लिए खर्च करता था। मोहम्मद कुली ने अपनी पत्नी बेगम भागमती के सम्मान में सन 1589 ईस्वी में हैदराबाद को नई राजधानी बनाया। उसे सुव्यवस्थित ढंग से बसाया और सन 1591 ईस्वी में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया, जिसे विजय द्वार के रूप में बनाया गया था। कुली के ईरान प्रदेश के संस्थापकों से भी प्रगाढ़ संबंध थे। इन्हीं के राज्य में गोलकुंडा से पट चित्र ईरान व यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे। इसी समय का बना हुआ एक चित्र मैना और नारी चेस्टरबेट्टी संग्रह में है। इस चित्र की पृष्ठभूमि सुनहरी है और पर्वतों का चित्रण दरारदार गुलाबी रंग में है, जो ईरानी शैली जैसा है। अग्रभूमि में पुष्पित पौधे व मध्य भूमि में पेड़ अंकित हैं, जो चीनी कलम से सामय रखते हैं। नारी आकृति को लंबे केश युक्त जामा, पायजामा, दुपट्टा एवं कीमती आभूषण पहने चित्रित किया गया है। गोलकुंडा की पासवान और नृत्यांगनाएं सुंदर व कीमती आभूषणों को पहनने के लिए प्रसिद्ध थीं। इन्हीं नृत्यांगनाओं एवं पासवानों के चित्र गोलकुंडा में बड़ी मात्रा में चित्रित हुए। गोलकुंडा कला के प्रारंभिक चित्रों में सन 1590 ईस्वी में चित्रित 5 नृत्यांगनाओं का चित्र ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। सन 1611 से 1626 ईस्वी में गोलकुंडा के सिंहासन पर मोहम्मद कुली का भतीजा मोहम्मद कुतुब शाह गद्दी पर बैठा। उसके राज्यकाल के दौरान अनेक व्यक्ति चित्र एवं दरबारी चित्रों का निर्माण हुआ। सन 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में दीवान ए हाफिज की सचित्र पोथी भी चित्रित की गई। चित्र 41 गोलकुंडा रागिनी मधुमाधवी। इसके पश्चात गोलकुंडा की कला परंपरा को अबुल हसन तानाशाह 1627 से 1687 ईस्वी ने किसी तरह निभाया। इस समय में चित्रित रागमाला के चित्रों में तेज चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है और मुगलिया प्रभाव भी चित्रों में बरकरार रहा है। चित्र 41 तानाशाह के अंतिम वर्ष बड़े कष्टों में बीते, क्योंकि औरंगजेब की सेना ने सन 1688 ईस्वी में गोलकुंडा पर घेरा डाल दिया था और इन सभी राज्यों को समाप्त कर इनके ऊपर हैदराबाद में मुगल सूबेदार नियुक्त कर दिया था और उसका केंद्र हैदराबाद बना दिया था। हैदराबाद का शासक आसफ शाह 1725 से 48 ईस्वी कलाकारों का आश्रयदाता था। इसके राज्यकाल में औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित होकर अनेक मुगल कलाकार यहां आकर बस गए थे। कुछ कलाकार औरंगाबाद आ गए थे, क्योंकि आसफ शाह ज्यादातर औरंगाबाद ही रहता था। इस प्रकार हैदराबाद और औरंगाबाद दोनों स्थानों में चित्रकला फूली फली। आसफ शाह के राज्यकाल में अनेक चित्रों का निर्माण हुआ, जिनमें मुख्य रूप से सामंतों, स्त्रियों, आश्रयदाताओं, उमराओं, संतों तथा रागनियों के चित्र बने, जिनमें विषय वस्तु से लेकर वस्त्र, आभूषण, वर्ण विधान, आकृति, रचना, पुष्प, पक्षी इत्यादि का संयोजन सभी कुछ मौलिक एवं रूढ़िवादी था। वृक्षों में आम्र, नारियल, पुष्पित चंपा, ताड़ इत्यादि वृक्षों का चित्रण हुआ था। पक्षियों में मयूर प्रमुख है। आलेखन युक्त कालीन, तकिए, वस्त्र आदि दक्षिणी आलंकारिक प्रवृत्ति के अनुसार हैं। आसफ शाह के पश्चात उसका बेटा नासिर जंग सन 1748 ईस्वी में 2 वर्ष के लिए गद्दी पर बैठा। वह स्वयं चित्रकार था। तत्पश्चात मुज़फ़्फ़र जंग
सलवान जंग और सन 1762 ईस्वी में मीर निजाम अली खां आसफ शाह द्वितीय शासक बने। उनके राज्यकाल में भी चित्रकला ने बहुत उन्नति की। सन 1793 ईस्वी में मीर निजाम ने तुजक ए आसफी नामक ग्रंथ का लेखन एवं चित्रण अपनी प्रशंसा में करवाया था। निजाम स्वयं चित्रकार था और एक अन्य व्यक्तिवलम चित्रकार उसके दरबार में उत्कृष्ट चित्रण कार्य करता था। इस चित्रकार को 12,000 रुपये वार्षिक आय की जागीर निजाम ने उसके कार्य से प्रसन्न होकर दी थी। आसफ शाह चतुर्थ 1829 से 57 ईस्वी तथा आसफ शाह पंचम 1857 से 61 ईस्वी के समय यहाँ की चित्रकला ने अपनी मौलिकता खो दी, क्योंकि चित्रों पर मराठा शैली एवं मीनाकारी का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था, जो ह्रास के स्पष्ट लक्षण थे। इस प्रकार हैदराबाद शैली में दरबारी दृश्य, रनिवास, रागमाला, चकई क्रीड़ा, दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन आदि चित्र बनाए गए। दक्षिण शैली के चित्रों की विशेषताएं। आकृतियां प्रायः हल्की नीली या पीली पृष्ठभूमि पर चित्रित की गई हैं। मानवाकृतियों की शारीरिक रचना लंबी है। स्त्रियों के माथे छोटे, पीछे की ओर ढलवा हैं। एक चश्म प्रफुल्ल चेहरे एवं लंबे तरंगनुमा केश चित्रित हैं। स्त्रियों को आभूषणों से युक्त दर्शाया है, जो सतलड़ी या पंचलड़ी हार, कंठी, माला, धुकधुकी, बाजूबंद, कर्णफूल पहने हैं। वेशभूषा में लंबी चोली, दुपट्टा, पेशवाज और सूथन है। पुरुष आकृतियों की वेशभूषा में घेरदार जामे, कमरबंद, सरपेच हैं व आभूषणों में माला, हार, बाजूबंद पहने दर्शाया गया है। भवनों को श्वेत मीनारनुमा दर्शाया है, जिन पर महीन पच्चीकारी का चित्रण है। भवनों को विलासितापूर्ण सामग्री युक्त दर्शाया गया है, जैसे चीनी फूलदान, कालीन, कसीदायुक्त पर्दे इत्यादि। पृष्ठभूमि में दक्षिण शैली, जैसे भवन या मुगल शैली जैसी पृष्ठभूमि अंकित है। पक्षियों में मयूर का अधिक चित्रण है। हाशिए सुनहरे रंग या सिंगरफ रंग से नक्काशीयुक्त बनाए गए हैं। समस्त चित्रों में संयोजन परंपरागत एवं एक समान ही है। आकाश में रंग बिरंगे बादल, अग्रभूमि में पुष्पित क्यारियां चित्रित हैं। पेड़ों में प्रायः नारियल, ताड़, पुष्पित चंपा आदि के वृक्ष पृष्ठभूमि में अंकित हैं।